जय हिंद दोस्तों, एग्जाम डेयर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता के बारे में, और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। यहाँ से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम की दृष्टि से उनको हम लोग इसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में यमुना का कितनी बार उल्लेख हुआ है? ऋग्वेद में यमुना नदी का कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। कितनी बार उल्लेख हुआ है? 3 बार उल्लेख हुआ है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही जवाब इसका हो जाएगा। जबकि जो सिंधु नदी थी इसका बार बार वर्णन हुआ और सरस्वती का 1 बार वर्णन हुआ है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? जो लोकप्रिय गायत्री मंत्र है इसका जो वर्णन है किस वेद में मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में। किस में मिलता है? ऋग्वेद में। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा। सही जवाब इसका ऋग्वेद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वेदांग में हमें शब्दों की व्युत्पत्ति का ज्ञान होता है? तो ये होता है निरुक्त से। किससे होता है? निरुक्त वेदांग से। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, निरुक्त वेदांग। सही जवाब इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पहली बार किसका उल्लेख हुआ है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में पहली बार किसका उल्लेख हुआ? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख हुआ है, जिसमें 4 वर्णों की व्याख्या की गई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इसमें सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त में कितने वर्णों की व्याख्या की गई? 4 वर्णों की व्याख्या की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते जो राष्ट्रीय आदर्श समारोह है, किस वाक्य से लिया गया है? किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। किसे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। सही जवाब का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, मुंडकोपनिषद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंडकोपनिषद। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदिक आर्यों का प्रमुख खाद्यान्न क्या था? तो वैदिक आर्यों का प्रमुख खाद्यान्न था जौ। क्या था? जौ। जौ को उसमें क्या कहते थे? यो कहते थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, जौ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? सरस्वती। कौन सी थी? सरस्वती। सरस्वती को किस चीज की संज्ञा दी गई थी? मातेत्मा, नदेत्मा और देवीत्मा की। यानी देवियों में सबसे अच्छी देवी, माताओं में सबसे अच्छी माता और नदियों में सबसे अच्छी नदी, ये इसकी संज्ञा दी गई थी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, सरस्वती। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। अगला क्वेश्चन है, किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में हुई है? किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में हुई है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा यजुर्वेद। क्या हो जाएगा? यजुर्वेद हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यजुर्वेद जो है इसको दोनों भाषाओं में लिखा गया है, गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में से इसका वर्णन है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, राजस्व और अश्वमेध यज्ञों का प्रथम उल्लेख किस साहित्य में मिलता है? तो ये मिलता है आपका ब्राह्मण साहित्य में। किसमें मिलता है? ब्राह्मण साहित्य में। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्राह्मण साहित्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्यामिति की सबसे प्राचीन पुस्तक मानी जाती है। ज्यामिति की सबसे प्राचीन पुस्तक कौन सी मानी जाती है? तो ये मानी जाती है शूल्ब सूत्र। कौन सी मानी जाती है? शूल्ब सूत्र। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, शूल्ब सूत्र। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। अगला क्वेश्चन है, किसने आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव को बताया था? उत्तरी ध्रुव का जो मूल निवास बताया था ये बाल गंगाधर तिलक ने बताया था। किसने बताया था? बाल गंगाधर तिलक ने। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक समाज मुख्यतः किस पर आधारित था? जो प्रारंभिक वैदिक समाज था ये मुख्यतः कृषि पर आधारित था। किस पे था? कृषि पर आधारित था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, कृषि पर आधारित था। ऑप्शन ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। अगला क्वेश्चन है, दस राज यज्ञ दस राज युद्ध जो था ये किस नदी के तट पर लड़ा गया था? जो 10 राज युद्ध था ये किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा इसका रावी नदी। क्या हो जाएगा? रावी नदी। रावी नदी के तट पर ये युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है।
अगला क्वेश्चन है, कौन सा अभिलेख आर्यों के ईरान से भारत आने की सूचना देता है? यानी जो आर्य आए थे भारत में ईरान से होते हुए, तो इसका जवाब कौन सा देता है? तो इसका जवाब देता है बोगज जो अभिलेख है। कौन सा? बोगज अभिलेख। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बोगज अभिलेख से पता चलता है कि जो आर्य थे वो ईरान से आए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? जो गोत्र शब्द का प्रयोग था सर्वप्रथम ये मिलता है आपका ऋग्वेद में। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ऋग्वेद में इसका जवाब मिलता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? जो गायत्री मंत्र है इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। किसने की थी? विश्वामित्र ने। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, विश्वामित्र। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की टोटल संख्या 18 है। कितनी है? 18 है। पुराणों की जो संख्या है वो 18 है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उपनिषदों में ऋग्वेद की मूल लिपि किसे माना गया है? उपनिषदों में जो मूल लिपि थी ये माना गया है ब्राह्मी लिपि को। किसको माना गया? ब्राह्मी लिपि को माना गया है। तो ऑप्शन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता पाई जाती है। अवेस्ता किस देश से संबंधित है? तो अवेस्ता जो है ये ईरान से संबंधित था। किस देश से संबंधित है? ईरान देश से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ईरान देश। ऑप्शन बी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, अधन्या किसे कहा गया था? अधन्या जो कहा गया था वो पशु को कहा गया था। किस पशु को? गाय को कहा गया था। गाय को कहा गया था अधन्या, इस अर्थात ना मारने योग्य पशु। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। गाय को अधन्या कहा गया था अर्थात ना मारने योग्य पशु। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल के प्रारंभ में किसे मूल्यवान संपत्ति माना जाता था? तो मूल्यवान जो संपत्ति माना जाता था ऋग्वेद में वो माना जाता था पशु को। पशु को मूल्यवान संपत्ति माना जाता था। और किस पशु को माना जाता था? गाय को माना जाता था। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। इसे माना जाता था? गाय को माना जाता था। इसे मारने पर फांसी तक की सजा उसमें दी जाती थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गाय। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक को क्या कहा जाता था? तो उसमें जो वेद वेदांग पढ़ता था उससे अध्यापक को कहते थे उपाध्याय। क्या कहते थे? उपाध्याय। ऑप्शन बी का सही जवाब हो जाएगा, उपाध्याय कहते थे। अगला क्वेश्चन है, सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां किस वेद में कहा गया है? सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां किस वेद में कहा गया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अपना सही जवाब हो जाएगा अथर्ववेद में। किसमें कहा गया है? अथर्ववेद में। ऑप्शन सी का सही जवाब हो जाएगा अथर्ववेद। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है आपका अथर्ववेद में। किसमें मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अथर्ववेद हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद सूक्त सर्वाधिक किस देवता को समर्पित है? जो ऋग्वेद कालीन सर्वाधिक सूक्त प्राप्त थी वो किसे प्राप्त थी? इंद्र को प्राप्त थी। किसे? इंद्र को। इंद्र का जो वर्णन किया गया है वो लगभग 250 सूक्तों में वर्णन किया गया है, जबकि दूसरा स्थान किसका था? अग्नि का था। अग्नि का 200 शब्दों में वर्णन किया गया था, यानी 200 सूक्तों में वर्णन किया गया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इंद्र हो जाएगा। इंद्र को उस समय क्या कहते थे? वर्षा और युद्ध का देवता कहते थे। इनको पुरंदर भी कहा जाता था उस समय। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो ये समर्पित थे अग्नि को। किसे? अग्नि को। अग्नि को कितने मंत्र समर्पित थे? 200। कितने? 200। और इंद्र को कितने समर्पित थे? 250। इंद्र का 250 सूक्तों में वर्णन किया गया है। तो एग्जाम में कई बार पूछे गए क्वेश्चन है, इनको आप याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो वैदिक काल के जो लोग थे उन्हें तंबाकू का ज्ञान नहीं था। किसका? तंबाकू का। जबकि जौ, गेहूं, चावल इनका ज्ञान था उनको।
सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, तंबाकू का ज्ञान नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते क्या है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या सभी को लगभग पता होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वेदों की संख्या 4 है। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, ये 4 वेद हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया? अभी हमने बताया पुरंदर शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया था? इंद्र के लिए। इंद्र को उस समय वर्षा और युद्ध का देवता माना जाता था, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? इंद्र। इंद्र को क्या कहा जाता था? पुरंदर कहा जाता था उस समय। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का जो आदि ग्रंथ है वो सामवेद को कहा जाता है। जो सामवेद है इसे उस समय का संगीत का जनक कहा जाता है, क्योंकि जो सारे गामा पाधानी जो स्वर हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? सामवेद से ही लिए गए हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सामवेद। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सामवेद। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी मानी जाता है। तो जो पवित्र नदी है वो किसे माना गया है? सरस्वती को माना गया। इसे देवीत्मा, मातेत्मा और नदीत्मा कहा गया है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सरस्वती नदी। ऑप्शन ए का राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पवित्र नदी माना गया है सरस्वती को। अगला क्वेश्चन देखते क्या है, वैदिक युग में यो कहा जाता था। यो उस समय कहा जाता था जौ को। तो यो शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? जौ के लिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जौ। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा जौ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, ब्रीही शब्द किसके लिए प्रयोग होता था? जो ब्रीही शब्द है ये प्रयोग होता था चावल के लिए। किसके लिए? चावल के लिए। ऑप्शन ए का सही जवाब हो जाएगा, ब्रीही शब्द चावल के लिए प्रयुक्त होता था उस समय। उपनिषद काल के राजा अशुपत शासक थे। जो अशुपत शासक थे ये केकई के शासक थे। कहाँ के? केकई के। ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा, केकई के शासक थे उस समय। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। जो सर्वाधिक बार वर्णित नदी थी वो थी सिंधु। सिंधु का कई बार वर्णन किया गया है, जबकि सरस्वती का 1 बार वर्णन किया गया है और यमुना का 3 बार उल्लेख किया गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सरस्वती सिंधु नदी हो जाएगा। ऑप्शन ए का राइट आंसर हो जाएगा, सिंधु नदी का सर्वाधिक बार वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक नदी जो थी अस्किनी की पहचान किस नदी के साथ में की जाती है? जो अस्किनी की नदी, हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किस एक नदी के साथ में की जाती है? यानी किसके साथ में पहचान की जाती है? उसमें उसका वर्तमान नाम क्या था और आधुनिक नाम क्या है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका चेनाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेनाब नदी। चेनाब का जो नाम था उस समय अस्किनी था, तो अस्किनी की पहचान की जाती है चेनाब के साथ में। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? जो सोम देवता को समर्पित मंडल था वो 9वां मंडल था। कौन सा? 9वां मंडल। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित था। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? जो जनता उस समय की थी वो कब विश्वास करती थी? कर्म और बलि में, यानी कर्म कांड और बलि में विश्वास करती थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, बलि एवं कर्म कांड, इसमें उसमें की जनता विश्वास करती थी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध था वो किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पुरुषणी। क्या हो जाएगा? पुरुषणी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, पुरुषणी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो कौन सा अभिलेख है जो भारत में आने की सूचना देता है? ये इसका हो जाएगा सही जवाब बोगज कोई। क्या हो जाएगा? बोगज कोई। ऑप्शन सी का सही जवाब हो जाएगा। बोगज कोई जो अभिलेख था इससे आर्यों का पता चलता है कि ये भारत आए थे। कहाँ से आए थे? ईरान से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसमें हुआ था? ऋग्वेद में हुआ था। किसमें? ऋग्वेद में। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद। हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है,
ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो जनता उसमें किसमें विश्वास करती थी? बलि और कर्मकांड में। किसमें? बलि एवं कर्मकांड में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। आगे अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में आर्यों की जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो जीविकोपार्जन का जो मुख्य साधन था वो था कृषि। क्या था? कृषि था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, कृषि था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा कहा गया है? हमने इसे कई बार भी बता चुके हैं। ये सरस्वती के बारे में है। सरस्वती को कहा गया है देवीत्मा, नदीत्मा और मातेत्मा की संज्ञा से दी गई है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सरस्वती। ऑप्शन बी का राइट आंसर हो जाएगा, सरस्वती नदी को। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? तो उस समय की शासन प्रणाली कैसी थी? वंशानुगत थी। तो उसमें का समाज कैसा था? पितृ सत्तात्मक था। जबकि हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? मातृ सत्तात्मक थी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, वंश परंपरागत राजतंत्र था। यानी वंशानुसार शासन चलता था। राजा के मरने के बाद उनका पुत्र शासक बनता था उस समय। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है यह, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। तो ये कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में। कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में। ऑप्शन सी का सही जवाब हो जाएगा, यजुर्वेद। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियो हम तक पहुंचते रहें। और हिस्ट्री को हम लोग इसी प्रकार से पढ़ने वाले हैं।